मैं सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन में समुदाय की विशेषता, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। पाठ हमारा इसमें है, पाठ का नाम है आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। तो इसमें हम समुदाय की विशेषता आज हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो समुदाय की विशेषता जो मैं इसमें ये पेज खोला हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन है इसको आपने नोट करना है, ये आपके नोट्स बनेंगे। इसमें देखिए समुदाय की विशेषता में पहला बिंदु जो है स्वतः विकास। समुदाय की जो विशेषताओं है उसमें समुदाय का स्वतः ही विकास होता है। वो किस तरह से विकास होता है, देखिए किसी स्थान विशेष पर किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें हम की भावना पनपती है। यानी मनुष्य जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष में रहते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना को विकसित होने पर वह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेते हैं। देखिए अगर हम किसी अनजान जगह में जाते हैं, अनजान लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें बहुत अटपटा सा लगता है, और जब हम कुछ समय उनके साथ रहते हैं, उनकी आदतों को समझते हैं, वो हमारे व्यवहार को समझते हैं, हम उनके व्यवहार को समझते हैं, तो धीमे धीमे हमें एक लगाव बढ़ जाता है। और वो लोग हमें जो कुछ समय पहले अजीब से लग रहे थे, जिनके साथ हम रहना नहीं चाह रहे थे, वो कुछ समय बाद अच्छे लगने लगते हैं और फिर एक हम की भावना उनमें पनपने लगती है। ऐसे ही देखिए दूसरा बिंदु है स्थायीपन। समुदाय में व्यक्ति जहाँ रहता है वह एक स्थायी रूप से रहता है, वहीं अपना आवास बनाता है, वहीं अपना कारोबार करता है, तो वो जगह उनकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में होती है। इसको हम ऐसे कहेंगे, समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। अगला बिंदु है तीसरा है विशिष्ट नाम। आप जिस समाज में, जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ का एक नाम होता है। यानी अगर हम कहें कहीं किसी जगह में हमें जाना है तो उस जगह का हमें पता चाहिए। अगर पता है तो उस पते में हम जाकर हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। हम एक पत्र भेजते हैं डाक से, तो पत्र कागज़ भी अगर उस समुदाय का नाम पता अगर हमने सही लिखा है तो सही व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो यानी हम इससे कह सकते हैं कि समाज जो समुदाय है उसका एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। इससे पत्र के उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अगला देखिए चौथा, मूर्तता। मूर्तता यानी समाज एक मूर्त समूह है जो दिखता है। मूर्त समूह है जो दिख रहा है हमें, जिसको हम उस बीच में हम जा सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो ये समुदाय एक मूर्त समूह है, जिसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्य के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अगला बिंदु है व्यापक उद्देश्य। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग के हित या लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों एवं समूह के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। समुदाय मतलब कहने का वह है कि एक व्यापक उद्देश्य, और इसमें छोटे मोटे उद्देश्य ना रख के पूरे समाज के हित के लिए हर तरह के समाज का विकास हो, इस तरह के इसमें लक्ष्य रखे जाते हैं। इसमें किसी वर्ग के लिए उद्देश्य, किसी के लिए उद्देश्य नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें सबको आगे बढ़ाया जाता है। अगला छठा है सामान्य जीवन। इसमें प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्यौहार तथा संस्कार आदि होते हैं। यानी हम जिस समुदाय में रह रहे हैं वहाँ पर आपने देखा होगा, बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण होता है, बड़ा होता है तो उसका जनेऊ होता है, ऐसी विवाह होता है, और वहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो वहाँ नामकरण संस्कार होता है। इसी तरह से व्यक्ति अगर मृत्यु को पहुँचता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है। तो यानी ये समाज में ये एक परंपरा चली आई है, और ये रीति रिवाज, त्यौहार हैं, हर तरह के त्यौहार, तो वो त्यौहार समय समय पर आते हैं, और वहाँ की जो परंपराएं हैं, जो वहाँ का विश्वास है, तो ये सब मिलकर समाज करता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं
कि लोगों का जीवन जो है एक सामान्य ढंग से रीति रिवाजों, परंपराओं, उत्सव, त्योहारों आदि के अनुसार चलता है, जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योग देता है। इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप में व्यतीत होता है, इसलिए इसको सामान्य जीवन हेडिंग दिया है इसका। अच्छा, 7वां बिंदु है सामान्य नियम व्यवस्था। सामान्य नियम व्यवस्था यानी जो समुदाय है उसके बहुत कठोर नियम नहीं होते, सामान्य होते हैं। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। ऐसी 8वां बिंदु है आत्मनिर्भरता। इसमें समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। देखिए इसमें दोबारा इसको देखिए, समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है, यानी समुदाय में व्यक्ति का जो समूह है, ग्रुप है जो पूरा, उसमें व्यक्ति हर तरह से अपने समुदाय को हर चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। कोई खेती करता है तो कोई साग सब्जी उगाता है, कोई काम करता है, कोई उत्पादन करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई बिजली का काम करता है, कोई पानी का काम करता है। यानी आपस में ही वो एक दूसरे को पूरे हर चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जो समुदाय को चाहिए होती है। तो और वो स्वयं आत्मनिर्भर समुदाय बनता है। देखिए अभी हम अगर गांव में चले जाएं, ऐसे गांव जहां पर ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, तो वहां पर भी हम देखें तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति पूरी कर लेते हैं। पहाड़ों में हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां रास्ते भी ढंग से नहीं बने हों, वहाँ भी लोग रहते हैं और वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए कहा गया है समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। ऐसी अगला देखें अनिवार्य सदस्यता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपको लिखने हैं। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।